दोस्तों सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो एनडीए और इंडिया अलायंस यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एनडीए की जो स्थिति है वो कहीं ज़्यादा खराब है, वहाँ ज़्यादा आग लगी है। एक ऐसी आग जिसको लगाया तो चिराग पासवान और अमित शाह ने, लेकिन अब अमित शाह के भुजाए नहीं बुझ रही है ये आग। स्थिति इतनी बेकाबू हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर जिन बैसाखियों के सार हैं दोस्तों, वही बैसाखी इस वक्त लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा हमला मोदी जी को ऊपर कर दिया है। मोदी जी का बड़ा नुकसान नीतीश कुमार बिहार के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। यह कह लीजिए कि मोदी जी की गर्दन क्या नीतीश कुमार ने पूरी तरह से दबोच ली है। और बड़ा सवाल दोस्तों, क्या आखिर 14 नवंबर को बिहार के अंदर क्या होने जा रहा है? आखिर क्यों 14 नवंबर को लेकर भाजपा के अंदर इतना हड़कंप मचा हुआ है? आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 440 वोल्ट का झटका मोदी जी को दिया? दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो एनडीए और इंडिया अलायंस यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एनडीए की जो स्थिति है वो कहीं ज़्यादा खराब है, वहाँ ज़्यादा आग लगी है। एक ऐसी आग जिसको लगाया तो चिराग पासवान और अमित शाह ने, लेकिन अब अमित शाह के भुजाए नहीं बुझ रही है ये आग। स्थिति इतनी बेकाबू हो रही। एक्चुअली में एनडीए के अंदर इस वक्त दो खेमे हैं। एक खेमे में जहां नीतीश कुमार हैं, उनके पुराने साथी जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, और उसी के साथ साथ जीतन राम मांझी चेले उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह हैं और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान हैं। तो अमित शाह और चिराग पासवान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा नीतीश, मांझी और कुशवाहा हैं। अब सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार और उनका कैंप चिराग पासवान से, या यूं कहूं चिराग पासवान और शाह से इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि पासवान की पार्टी के कई उम्मीदवार नीतीश कुमार के अफसरों के निशाने पर थे। एक साहब का तो नामांकन रद्द हो गया, या यूं कहूं एक साहिबा का, सीमा सिंह का नामांकन ही रद्द हुआ। कई निशाने पर थे, किसी तरह से बच गए। और अब आगे के दौर में भी गाज पासवान के, चिराग पासवान के ही लोगों पर गिर सकती है। इस तरह की खबरें आ रही। आगे मैं डिटेल में तफसील से कई ब्रेकिंग खबरें इस मसले पर देने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत मोदी और शाह को इस वक्त अपने पुराने साथी, जी हाँ 2014 से पहले के साथी प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा डैमेज बीजेपी को कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक, आगे और तफसील से बताऊंगा आपको मैं, अमित शाह ने एक इंटरनल सर्वे कराए। अमित शाह के सर्वे लगातार होते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त सर्वे होते हैं। इंटरनल सर्वे नहीं होते। अमित शाह सर्वे पे पैसा खर्च करते हैं और सर्वे में एक्यूरेसी होती है। जो हाल का सर्वे आया है बीजेपी का इंटरनल, उसमें इस तरह की बात सामने आई है कि कई सीटों पर प्रशांत किशोर बीजेपी को हैवी डेंट मार रहे हैं। और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसका आगे हम डिस्कशन करेंगे। ऐसी सीटें हैं जहां 10% वोट सीधे सीधे प्रशांत किशोर, अमित शाह और मोदी के काट रहे हैं, बीजेपी के काट रहे हैं। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस बार बीजेपी 243 में मोदी जी के, अमित शाह के काट रहे हैं, प्रशांत किशोर बीजेपी के खाते में आई हैं। इन 101 में कितनी सीटें अमित शाह लाते हैं, मोदी लाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तभी अमित शाह अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो सीधे सीधे सरकार के गठन, सरकार के स्वरूप को निर्धारित करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि पिछली बार बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। एक अच्छा, आप कह सकते हैं, स्ट्राइक रेट बीजेपी का था। लेकिन इस बार स्थितियां अमित शाह के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एक अच्छा प्रदर्शन था, मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं अंदर ही अंदर, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बाकी कसर पूरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या 74 से ऊपर जाती, यानी 74 से ज़्यादा सीटें लाती है, या फिर 74 से कम सीटें आती, यानी
50-55 सीटों तक अमित शाह सीमित हो जाते हैं। और अगर अमित शाह 50-55 पर ही रुक जाएगी क्या? तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि फिर एक नया समीकरण आप पटना में देख सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर सीधे सीधे लालू के साथ हाथ मिला लें। एक नया समीकरण, एक नया गठबंधन 14 नवंबर को दिख सकता है। लेकिन अगर ये सीटें 74 के ऊपर आती हैं, 74 तक रहती हैं, तो बीजेपी फिर एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में रहेगी डिक्टेट करने के लिए। और अमित शाह की यही चाल है, अमित शाह का यही इरादा है कि बीजेपी अपने खाते को स्ट्रांग करे। अब क्या अमित शाह अपना जो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वो अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है और इसी पर डिपेंड करेगा कि नतीजे क्या होते हैं 14 नवंबर को। आज 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। आज अशोक वानखेड़े टाइगर हैं। टाइगर की कुछ बीजेपी के सीनियर लीडर से बात हुई है, कुछ संगठन में लोगों से बात हुई है, वो आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। हमारे साथ आज अभिषेक कुमार हैं, खबरें कुछ उनके पास भी हैं नीतीश कुमार कैंप की, उनको भी सुनिएगा। और हमारे साथ उमाकांत होंगे जो आपको थोड़ा सा गठबंधन के अंदर की बातें भी बताएंगे। इन तीनों को सुनिए, 14 नवंबर को क्या होने जा रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। मेरा सवाल यह है कि आज की तारीख में, क्योंकि आपके तार लालू कैंप से भी जुड़े हैं, नीतीश कैंप से भी जुड़े हैं, बीजेपी पर भी आप खबर रखते हो, क्या नीतीश कुमार अभी भी अंदर ही अंदर चिराग पासवान और अमित शाह इनसे नाराज चल रहे हैं? और क्या जो नीतीश की नाराजगी है वो काडर में रिफ्लेक्ट होगी? क्या नीतीश कुमार नुकसान कर सकते हैं चिराग पासवान बीजेपी का कुछ सीटों पर? दीपक जी, बिहार की राजनीति में एक कहावत है कि नीतीश कुमार यदि नाराज होते हैं तो चुप हो जाते हैं, और नीतीश कुमार की चुप्पी के साथ साथ यदि लालू परिवार भी चुप्पी साध ले तो बिहार में खेला होता है। अभी आप देखिए, लालू परिवार से कोई आदमी मीडिया में बयान देने के लिए नहीं निकल रहा। मीडिया कॉन्क्लेव बड़े बड़े हो रहे हैं, राजद का कोई व्यक्ति वहां जा नहीं रहा है। जबकि 1 महीने पहले आप देखिए डिजिटल से जीतन राम मांझी सबके कॉन्क्लेव में खुद तेजस्वी यादव गए हैं, खुद गए हैं, कोई नहीं जा रहा। और आज की बात, नॉमिनेशन वापसी का आज वो नामांकन भरने का आखिरी दिन था। आज की बात आपको बता दो, जो कहते हैं बिहार में लोग कि लालू यादव नीतीश कुमार कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता है। लालू यादव ने कह भी दिया था कि ऐसे कैसे भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या, मीडिया के सामने कहा था। क्यों कहा था? आज की स्थिति आप देखें तो सब कुछ साफ हो जाएगी। आज नामांकन खत्म होने के बाद जेडीयू वर्सेस आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस 95 सीटों पर है। जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, 95 सीटों पर वो उन पार्टियों से लड़ रही है जिनके विधायक नहीं टूटने वाले हैं। यानी इधर जीते उधर जीते, 95 तो उन्हीं के हैं। सरकार बनाने के लिए तो 27 सीटें ही चाहिए ना जी। बिहार की राजनीति को जो बाहर से देख रहे हैं, अंदर की स्थिति वास्तविकता के धरातल पर दिखाई देती है। और वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार राजद कांग्रेस लेफ्ट जिनके विधायक नहीं टूट सकते, उनके खिलाफ 95 सीटें लड़ रहे हैं। यानी 95 नीतीश कुमार उसमें से कुछ जीते, कुछ राजद कांग्रेस लेफ्ट के लोग जीतेंगे, 95 इन्हीं के पास रहेंगे। अभिषेक ये कह रहे हैं कि इशारा करना है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग रखती है पर्दे के पीछे आरजेडी और जेडीयू के बीच में। नीतीश कुमार और लालू में एक अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, इंटरनल सर्वे। जैसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे नीतीश और अमित शाह की दूरियां भी बढ़ती चली जा रही। टाइगर, मैं आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि बीजेपी का सारा जो आप कह रहे हैं सिस्टम है वो आपके रडार पर है, और बिहार आपके रडार पर इस वक्त है। चप्पे चप्पे की जानकारी आपको अमित शाह और उनकी टीम के बारे में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अमित शाह, मुझे भी खबर कहीं से आ रही थी कि पीके से, प्रशांत किशोर से बहुत घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर से अमित शाह मोदी के चाणक्य की तरह क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, देखिए मोदी जी के अमित शाह के काट रहे हैं प्रशांत किशोर। में देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ा डेंट जो बीजेपी को मारने जा रहा है वो पीके है। ओके, जो मुझे आज सुबह ही खबर मिली है, आज सुबह दिवाली पे कुछ बड़े, बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पोजीशन पे कोई आज मिलने आए थे घर पे जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो अंदरूनी सर्वे है उसमें पीके 11 से 12% वोट आज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो वोट वो ले रहे हैं वो शहरी वोट, युवाओं के वोट, अच्छा प्रदर्शन था जो बीजेपी का एक जमाने में वोट बैंक हुआ करता था। ओके, बिहार के राजनीति में जहाँ 3-3% के स्विंग पे खेल होते हैं, वहाँ इतना बड़ा परसेंटेज बहुत मायने रखेगा।
मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि पीके को सीटें कितनी मिलेंगी, लेकिन पीके बीजेपी को कम से कम जो पिछला उनका रिकॉर्ड था उसमें 30 से 40% सीटें वो खा जाएंगे। पूरा बिहार का इक्वेशन अरिथमेटिक्स पे है। बिहार में नीतीश क्यों लगातार मुख्यमंत्री, क्योंकि अभिषेक तो हमेशा कहते हैं कि वो थोड़ी पलटी मारते हो तो वही जगह बैठे रहते मुख्यमंत्री, लोग उससे जुड़ते हैं, अलग जाते, अलग आते, अलग आते। ये अरिथमेटिक का गेम है। यदि ऐसा ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ गया जिसमें बगैर 3 पार्टी इकट्ठा हुए या 2 पार्टी इकट्ठा हुए सरकार नहीं बनेगी, तो फिर ये चॉइस जनता दल यूनाइटेड के पास है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से भी परहेज नहीं है और आरजेडी से भी परहेज नहीं है। आरजेडी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला सकती, बीजेपी की आरजेडी के साथ नहीं जा सकती। बीजेपी के पास एक ही चॉइस है, सबके पास एक एक चॉइस है, और सबका चॉइस है जनता दल। मतलब ब्लड ग्रुप में देखा जाए जी तो नीतीश कुमार वो ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर है ये। ओके, मतलब दोनों जगह सहमति बन सकती है। एक बड़ी बात आपने कही कि पीके सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे अगर 8 से 10% वोट पीके को मिलता है। पिछले सप्ताह आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान करेंगे। टाइगर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीके और मोदी जी तो भाई गुरु चेले का रिश्ता था। पीके तो मोदी जी के मतलब आप कह सकते हैं रणनीतिकार थे, चेला ही गुरु के अगेंस्ट हो। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार इस वक्त एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, ये सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं भाजपा को, मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को डेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको जख्म देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार लोकसभा में तो पूरी तरह से गठबंधन में पूरी तरह से सहयोग किया हुआ है, लेकिन विधानसभा में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार पूरी तरह से डेंट करने पर उतारू हो चुके हैं? क्या ये वही वजह तो नहीं है कि नीतीश कुमार को बिहार के अंदर सीएम का फेस घोषित नहीं किया जा रहा? दोस्तों, तो जेडीयू जो है पूरी तरह से समझ रही है कहीं जेडीयू को तोड़कर अपनी पार्टी ना बना लिया जाए। नीतीश कुमार इस खतरे को भांपते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।